चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम अपने इस लेक्चर की जो IS 36 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम IS 36 से रिलेटेड मज़ीद आस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे और CGUs के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे और CGUs के अंदर इम्पेयरमेंट कैसे हो रही होती है हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। बुनियादी तौर पर इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि अगर एक इंडिविजुअल एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत अकाउंट फॉर हो रहा हो, जैसे कि हमें मालूम है कि पीपी और इंटेंजिबल्स दोनों इसके स्कोप में हैं IS 36 के, ठीक है ना। और हमें मालूम है कि वो रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी कैरी हो सकते हैं, तो क्या उस एसेट को इम्पेयर करने की ज़रूरत होती है, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि CGU किसको कहा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर एक कॉर्पोरेट एसेट एक चीज़ होती है CGUs के अंदर, हम उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि CGUs में कैसे कंप्यूट किया जाता है और कैसे एलोकेट किया जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। और फिर हम फाइनली ये देखेंगे कि एसेट्स जो इंडिविजुअली इम्पेयर्ड होते हैं किसी CGU के तहत, किसी CGU के अंदर, उस उन एसेट्स को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, सो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस क्लास के अंदर रिलेटेड टू IS 36 देख रहे होंगे। अगेन IS 36 इस क्लास के अंदर कंक्लूड नहीं होगा, मजीद आस्पेक्ट्स IS 36 के रहते हैं जो हम इसके थर्ड लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल एसेट अगर रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत अकाउंट फॉर हो रहा है तो क्या उसे इंपेयर करने की जरूरत होती है या नहीं। इसका जवाब और इसकी समरी जो है, अगर आप अपने नोट्स का पेज 95 देखेंगे तो वहां पर एक मैंने बनाया हुआ है टेबल सा, और उस टेबल के अंदर उसको समराइज किया हुआ है आपके लिए। जो तमाम स्टैंडर्ड्स का IS 16, IS 38 और IS 36 का जो हासिल है वो वहां समराइज हुआ है। समरी उसकी क्या है कि एसेट की जो रीवैल्यूड अमाउंट आप बनाते हो वो आप उसकी फेयर वैल्यू की बेसिस पर भी बना सकते हो और उसके लिए अदर मेथड्स भी लग सकते हैं। अदर मेथड्स की कॉमन एग्जांपल इफ्रिक 1 का अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके भी एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट बनाई जा सकती है। ठीक है जी, IS 36 सॉरी IS 16 या IS 38 के तहत जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो फेयर वैल्यू भी हो सकती है और वो उसके अलावा और मेथड्स के जरिए भी बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि सेल प्राइस ऑफ द एसेट भी हो सकती है और मेथड से भी बन सकती है। अब अगर तो आप सेल प्राइस की बेसिस पर एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट बना रहे हो, जो कि कॉमन है, ठीक है, एग्जाम्स में स्पेसिफिकली कॉमन है कि जनरली एग्जाम्स में रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो एसेट की सेल प्राइस आज क्या है उसकी बुनियाद पर बनाई जाती है। फिर तो इंपेयरमेंट के जो चांसेस हैं वो सिर्फ तब हो सकते हैं जब कॉस्ट टू सेल एक ग्रेटर देन जीरो अमाउंट हो या एक मटेरियल अमाउंट हो। अगर कॉस्ट टू सेल तकरीबन जीरो के बराबर हो फिर इंपेयरमेंट के कोई चांस नहीं होते, इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती। एंड वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज वेल। बट अगर मेरी कॉस्ट टू सेल ग्रेटर देन जीरो है फिर इंपेयरमेंट की जरूरत हो सकती है, नीड फॉर इंपेयरमेंट हो सकती है। बट अगर मेरी कॉस्ट टू सेल इक्वल टू जीरो है तकरीबन, देन देर इज नो नीड फॉर इंपेयरमेंट इन सच एसेट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इस जुमले का और इस सारे सेंटेंस और इस सारी नॉलेज का मतलब क्या है। लेट अस बिल्ड एन एग्जांपल, अ स्मॉल एग्जांपल। फर्ज करिए हम एक एसेट लेते हैं 1 जनवरी 2022 को
एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। इसकी लाइफ है फर्ज कीजिए 5 इयर्स, तो ये 31 दिसंबर 2022 पे कितनी वैल्यू का रह जाएगा? ये रह जाएगा 80 मिलियन का। क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन होगी ना ऑफ कोर्स, 80 मिलियन का रह जाएगा। अब फर्ज कीजिए उसी दिन आपने इसकी रीवैल्यूड अमाउंट बनाई, रीवैल्यूड अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2022 बनाई, और वो आपने बनाई उसकी सेल प्राइस के बराबर, और वो बनी फर्ज कर लीजिए 70 मिलियन रुपीस। कितनी बनी? 70 मिलियन रुपीस। ओके, ठीक है, समझ आ गई। साथ ही यह भी फर्ज कर लीजिए कि इस एसेट की कॉस्ट टू सेल जो है वो 0 है, इट इज नथिंग, देयर आर नो कॉस्ट्स टू सेल ऑफ दिस एसेट, दे आर 0, दे आर इमटेरियल, वट एवर यू से। मैं इसीलिए इसको इक्वल टू के बजाय, आप देख रहे हो मैं ये वाला साइन लिखता हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब इधर दे आर इमटेरियल और वेरी वेरी स्मॉल, और दे आर 0। ठीक, अब होगा क्या? अब आप इस एसेट को अगर रीवैल्यू करते हो तो आप जर्नल क्या बुक करोगे? आप जर्नल बुक करोगे पीएनएल में रीवैल्यूएशन लॉस, पीएनएल में जाएगा ना ये रीवैल्यूएशन लॉस, है ना, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे जा रहा है, और आप पीपी क्रेडिट कर दोगे 10 मिलियन से। करेक्ट? सही कह रहा हूं मैं? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जी पीएनएल में रीवैल्यूएशन लॉस बुक हो गया, अब क्या इस एसेट को इंपेयर करने की जरूरत है? फर्ज करो आप समझते हो कि हाँ है, फर्ज करो, और आप कहते हो यार लेट अस गैदर सम डेटा, let us compute the fair value less cost to sell of this asset. What will be the fair value of less cost to sell of this asset? बोलिए। It will be 70, correct? Because 70 is the sale price, cost to sell is 0, so fair value less cost to sell will be 70. फर्ज कीजिए आपने एट द सेम टाइम इस एसेट की VIU भी बनाई, और वो आई 68, वो आई क्या? 68। अब इस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या बनती है? व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? व्हाट इज द हायर ऑफ द टू? व्हाट इज RA? RA इज रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ द टू, व्हाट इज इट? इट इज 70। क्या एसेट ऑलरेडी 70 पे कैरीड नहीं है? क्या एसेट को ऑलरेडी हम 70 पे ला नहीं चुके? क्या ख्याल है? इज देयर अ नीड टू इंपेयर दिस एसेट आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस रीवैल्यूएशन लॉस? नो। अच्छा, एक और सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं यार इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो ठीक है 70 है, बट इसकी VIU ज्यादा है, इसकी VIU है से 73। ओके फाइन, रिकवरेबल अमाउंट क्या बनेगी फिर? रिकवरेबल अमाउंट बनेगी 73। क्या ख्याल है? अगेन it is already carried at 70, recoverable amount is more, is higher, is 73. Is there a need to impair the asset? बोलिए जी, is there a need to impair the asset? The answer is no, the answer is no. But at the same time standard एक important बात कहता है, standard कहता है review if the asset should be revalued to 73। जरूरी नहीं है ये करना, आप रिव्यू करें, रिवैल्यू टू 73, क्योंकि आप उसकी रिवैल्यूड अमाउंट डिटरमिन कर रहे हैं ना। अब रिवैल्यूड अमाउंट डिटरमिन करने का एक तरीका कैश फ्लोज भी तो होता है, VIU भी तो कैश फ्लो पे ही बनती है ना। क्या ख्याल है? तो ये देख लें, कहता है जरूरी नहीं है 73 पे लेके जाएं, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है बड़ा क्लियर, कहता है एक दफा देख लें कि 73 पे लेके जाने की इसको जरूरत तो नहीं है, यानी कि 3 मिलियन से एसेट को बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि है तो बढ़ा दें, अगर नहीं समझते ना बढ़ाएं।
बट इन एनी केस इंपेयरमेंट की देयर इज नो नीड। हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि अगर एसेट की सेल प्राइस ही उसकी रीवैल्यूड अमाउंट ली जाए और एसेट की कॉस्ट टू सेल 0 हो तो देयर इज नो फर्दर नीड फॉर इंपेयरमेंट। I hope this point is proven. है ना? What if cost to sell is not 0? Now what if, ये मेरे ग्रीन पेन में जरा देखिएगा जो मैं एक छोटी सी ऑल्ट्रेशन कर रहा हूं। What if the cost to sell is 3 million? It is not 0. It is 3 million. अब क्या होगा? गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों केसेस में 67 हो जाएगी, हाँ या ना? पहले केस में आपकी रिकवरेबल अमाउंट 70 नहीं 68 बनेगी। 67 और 68 में से हायर कौन सा है? बोले 68। दूसरे केस में आपकी रिकवरेबल अमाउंट 73 ही बनेगी क्योंकि 67 और 73 में हायर कौन सा है? 73। पहले केस में इज देयर अ नीड टू इंपेयर द एसेट? द आंसर इज यस, देयर इज अ नीड टू इंपेयर द एसेट। दूसरे केस में देयर इज नो नीड टू इंपेयर द एसेट। इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट टू सेल 0 से ज्यादा हो, 0 ना हो, तो देर मे बी अ नीड टू इंपेयर द एसेट, हाँ या ना? आपने रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड कर लिया, आप 70 पे ले आए, लेकिन नहीं भाई सॉरी, अभी और नीचे लेके जाना है, अभी तो 68 पे लेके जाना है इसे। 2 मिलियन का मजीद लॉस रिकॉर्ड करो। कहानी समझ आई? अब मेरा ख्याल है आपको यह शर्त समझ आ गई होगी जो मैंने शराइत रखी है। 2 शराइत हैं, मैंने नहीं रखी, मैं कौन होता हूं रखने वाला, जो स्टैंडर्ड ने शराइत रखी है। 2 शराइत हैं, 2 शराइत। पहली शर्त, रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो सेल प्राइस के बराबर कंप्यूट की जाती हो, किसी अदर मेथड से ना कंप्यूट की जाती हो, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना, लटम पटम इस किस्म के जो अदर मेथड्स होते हैं उनसे ना कंप्यूट की जाती हो। दूसरी शर्त, कॉस्ट टू सेल 0 हो। अगर ये दोनों ट्रू हो then there is no need for impairment in an asset which is carried under the revaluation model. Then there is no need for impairment. I hope you are getting my point. I hope ये समझ आ गया आपको। ठीक है जी। सही है जी, आसान है। सो अगर कोई भी मेथड जैसे कैश फ्लोज मेथड होता है वो इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इंपेयरमेंट की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली सेल प्राइस को ही रीवैल्यूड अमाउंट तस्वर कर लिया जाता है, तो फिर इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं होगी अगर कॉस्ट टू सेल 0 है। अच्छा, फिर बच्चों का एक और सवाल होता है कि यार अगर मजीद फॉर एग्जांपल इंपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहां पड़ रही है, इस सूरत हाल में 2 मिलियन की मजीद इंपेयरमेंट की जरूरत पड़ रही है ना, तो क्या करेंगे? तो जर्नल बुक करेंगे यार। पीपी पीएनएल में एक इंपेयरमेंट लॉस नजर आएगा 2 मिलियन का, और पीपी क्रेडिट हो जाएगा मजीद 2 मिलियन से। तो पीएनएल में एक रीवैल्यूएशन लॉस नजर आ रहा होगा 10 मिलियन का, और एक इंपेयरमेंट लॉस नजर आ रहा होगा 2 मिलियन का, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, विच इज नॉट एन इशू, विच इज ऑल राइट। आई होप ये क्लियर है बात। ठीक है जी। अब हम चूंकि रीवैल्यूड एसेट्स की बात कर रहे हैं,
तो हम एक और बात कर लेते हैं, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है रीवैल्यूड एसेट्स में अगर इंपेयरमेंट हो रही हो। देखो अभी तो पहले हम बात कर रहे थे कि इंपेयरमेंट हो भी सकती है या नहीं। अगर इंपेयरमेंट हो रही हो, फॉर एग्जांपल, शुड एन एसेट अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल बी इंपेयर्ड? आप फर्ज करो आपका जवाब आ रहा है यस, वो आपकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही और जवाब आ रहा है यस, ठीक है ना। सो एसेट इज बीइंग इंपेयर्ड। तो क्वेश्चन है, हाउ शुड द इंपेयरमेंट बी रिकॉर्डेड? हाउ शुड इंपेयरमेंट लॉस बी रिकॉर्डेड? अच्छा, आमतौर पर याद रखिए, जितना भी इंपेयरमेंट लॉस होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है कहां पर? पीएनएल में, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, एक बात याद रखना, इसको लिखा जाता है पीएनएल विच मींस प्रॉफिट एंड लॉस, बट जब इसको फुल टर्म लिखी जाती है तो वो होती है प्रॉफिट और लॉस। जो स्टैंडर्ड्स में इस्तेमाल होती है टर्म, वो है प्रॉफिट और लॉस। आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट। एक कॉमन पीएनएल हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम इस्तेमाल करते हैं टर्म, बट स्टैंडर्ड्स में प्रॉफिट और लॉस लिखा जाता है। ठीक है जी। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो आमतौर पे तो पीएनएल में पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। हाउएवर, अगर आपका एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पर है तो स्टैंडर्ड कहता है इम्पेयरमेंट को ऐसे ही रिकॉर्ड करें एज इफ इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस। इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस। उससे मुराद बता देता हूं, बहुत आसान है। फर्ज कीजिए आपने एक एसेट आपने 1 जनवरी 2022 को खरीदा 100 मिलियन का। नाउ एसेट की लाइफ है 5 इयर्स, तो एसेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 को हो जाएगा 80 का। आपने क्या किया, आपने इसको रीवैल्यू किया रुपीज 90 मिलियन पे आप ले गए। रीवैल्यू करके कहां ले गए? 90 मिलियन पे ले गए। अब इस रीवैल्यूएशन की क्या एंट्री हुई होगी? एंट्री हुई होगी पीपीई डेबिट, ओसीआई क्रेडिट 10 से। फर्ज कीजिए सेम डे आपने रिकवरेबल अमाउंट बनाई, तो रिकवरेबल अमाउंट आई 75 मिलियन। अब आप कहोगे यार ये डिफरेंट क्यों आ रही है, तो मैं पिछली स्लाइड पे आपको समझा चुका कि वो दो कंडीशंस हैं, जब वो पूरी हो रही हो तभी रिकवरेबल अमाउंट मजीद नीचे आने का रिस्क नहीं है। अगर वो दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल, कैसे पूरी नहीं होती वो? फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल ये हो सकती है कि रीवैल्यूएशन जो निकाली गई है वो तो फेयर वैल्यू या सेल प्राइस की बेसिस पे निकाली ही नहीं गई, वो तो निकाली गई है से फॉर एग्जांपल कैश फ्लो मॉडल की बेसिस पे। ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये कर दिया है तो फिर इंपेयरमेंट हो सकती है, देयर इज अ चांस देयर कुड बी इंपेयरमेंट। इसी तरह अगर कॉस्ट टू सेल 0 से ज्यादा है तो बोलिए इंपेयरमेंट हो सकती है ना। इन दोनों कंडीशंस में, जैसे आपको इंपेयरमेंट ना होने की कंडीशंस पता हैं, उस तरह इंपेयरमेंट होने की कंडीशंस भी आपके सामने है। दोनों कंडीशंस में इंपेयरमेंट हो सकती है। सो इंपेयरमेंट हुई है जी 75। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? इसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा एज इफ इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस। कैसे भला? आप पीपीई को क्रेडिट करोगे बाय 15। आप मुझे बता दो कैसे डेबिट किया जाएगा, कहां पे? आई थिंक आप सब अपने घरों में बैठे यही कह रहे होगे कि यहां पे 10 ओसीआई में और 5 प्रॉफिट और लॉस में। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है इसकी 80। ठीक है ना। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी है? 80। और ओसीआई में मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका उसके ऊपर जितनी अमाउंट गई थी।
तो 90 से जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक इसकी डिक्रीज है वो यहां रिकॉर्ड होगी, और उससे मजीद जो डिक्रीज है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगी एज यूजुअल, जैसे हमने पढ़ा था इन IAS 16 एज वेल। IAS 16 में हमने रिवैल्यूएशन गेन्स एंड लॉसेस को पढ़ा था ना, तो वो दोबारा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वापस जाके IAS 16 का रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यही तो फायदा है, यू कैन गो बैक एंड टेक इट अगेन। मुझे दोबारा समझाने की, रिपीट करने की नॉलेज जरूरत नहीं है। सो 10 का OCI में रिपोर्ट हो जाएगा लॉस, 5 का पीएनएल में रिपोर्ट हो जाएगा, एज इफ जस्ट लाइक इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस। हालांकि ये क्या है, ये क्या है, ये इंपेयरमेंट लॉस है। ये कौन सा लॉस है, ये इंपेयरमेंट लॉस है, बट इट हैज बीन रिकॉर्डेड जस्ट लाइक इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस। बात समझ आ गई? स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट भी आई होप आपको समझ आ गई कि इसको OCI और पीएनएल में कैसे तोड़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवैल्यूएशन लॉसेस को तोड़ते हैं। ठीक है जी। सो आई होप हमें समझ आ गया कि यार पहली चीज तो ये कि रीवैल्यूड एसेट्स, ठीक है, रीवैल्यूड एसेट्स की इंपेयरमेंट होती है नहीं होती, हमने कहा कुछ सिनेरियोज में हो सकती है, और अगर होती है तो फिर कैसे होती है। ठीक है, याद रखिए OCI में भी और पीएनएल दोनों जगह पे इसको इंपेयरमेंट लॉस के नाम से लिखा जाएगा, बिकॉज ये IAS 36 के तहत हुआ है। चाहे OCI में हो चाहे पीएनएल में हो, ये दोनों जगह इंपेयरमेंट लॉस के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है जी। It is accounted for as if it is a revaluation loss, but it is actually what? It is actually an impairment loss. I hope बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है जी। फिर ये भी याद रखिए कि हकीकतन चाहे रीवैल्यूएशन लॉस हो या इंपेयरमेंट लॉस हो, दोनों डिक्रीज हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट की। दोनों में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, आप कह सकते हो दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस जो है वो IAS 16 या 38 के तहत अकाउंट फॉर किया जाता है। रीवैल्यूड अमाउंट अगर कम आ जाए तब अकाउंट फॉर किया जाता है। कैलकुलेशन करने का तरीका मुख्तलिफ है, और इंपेयरमेंट लॉस जो है वो अकाउंट फॉर किया जाता है IAS 36 के तहत, और वो रिकवरेबल अमाउंट अगर कम आ जाए तो तब अकाउंट फॉर किया जाता है। और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है, आपको पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालो, वैल्यू इन यूज निकालो, रीवैल्यूड अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है। दोनों के तरीके मुख्तलिफ हैं, बट दोनों हैं रिडक्शंस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द सेम एसेट। एक्चुअली दोनों हैं भाई भाई, लिहाजा स्टैंडर्ड ने दोनों की सेम अकाउंटिंग बताई है। उसने कहा मैं कोई इन एसेट्स में जो रिवैल्यूएशन होगी, सॉरी इंपेयरमेंट लॉस होगा, उसकी मैं कोई नई अकाउंटिंग नहीं बता रहा, उसकी सेम अकाउंटिंग है एज इफ इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक, बात समझ आई? इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करने का रूल है, ये उन एसेट्स के लिए है जो कॉस्ट मॉडल में अकाउंट फॉर हो रहे हैं। जितने एसेट्स कॉस्ट मॉडल में अकाउंट फॉर होते हैं, उनके तमाम इंपेयरमेंट लॉसेस हमेशा पीएनएल में रिकॉर्ड होते हैं। बट जितने एसेट्स रीवैल्यूएशन मॉडल पे होते हैं, उनके तमाम इंपेयरमेंट लॉसेस ऐसे अकाउंट फॉर होते हैं एज इफ दे आर रीवैल्यूएशन लॉसेस। आई होप दिस वन इज वेरी वेरी क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के दूसरे कॉन्सेप्ट की, वो है हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ CGU। व्हाट आर दी स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग अ CGU? तो याद रखिए बहुत सिंपल है, वो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कंबाइन होकर इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट करे, वो कैश फ्लोज जो आप वैल्यू इन यूज के लिए लेते हो, इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट करे, उसको पुकारते हैं CGU। ठीक है, CGU की जो आइडेंटिफिकेशन है,
ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कैसे करती है इस पे भी डिपेंड करती है। यानी कि मैनेजमेंट क्या शैम्पू के पूरे सेगमेंट को एक अलग कंपोनेंट समझती है डिसीजन मेकिंग के लिए, आइसक्रीम को अलग समझती है, टायर्स को अलग समझती है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीए कॉलेज होगा तो उसमें सीए, एसीसीए, सीमा, सीएफए एटसेट्रा जो डिफरेंट विंग्स होते हैं उनको अलग अलग समझा जाता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, दूसरा ये जो आउटपुट है, मार्केट आउटपुट, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो मिलके आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे एक क्लासरूम में आपके पास कुर्सियां, टेबल, कमरा, बोर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा सब मिलके, एयर कॉन्स और सब मिलके एक आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, राइट। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की भी उसमें रोल होता है, सब सब टीचर्स का भी रोल होता है, सबका रोल होता है, एक आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। तो जनरली मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग कैसी हो रही है और कौन से एसेट्स हैं जो वाकई मिलके एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ये हेल्प करता है आपको सीजीयू आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, याद रखिए सीजीयू में एसेट्स तो जितने भी डायरेक्टली रिलेटेड एसेट्स हैं वो तो सारे शामिल होते हैं, बट सीजीयू में कभी कभी एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड लाइबिलिटीज भी शामिल हो सकती हैं। सीजीयू में क्या शामिल हो सकता है? लाइबिलिटीज भी, ऐसी लाइबिलिटीज जो डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। अच्छा, ये कैसे शामिल हो सकती हैं? आइए देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल जो आपके नोट्स में पेज 95 पर आ रही है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड की एग्जांपल है जिसको टेलर किया हुआ मैंने। एग्जांपल 3 कहता है अ कंपनी ऑपरेट्स अ माइन। माइन पता ही है आपको, जो कान होती है, चाहे वो कोयले की हो या धातों की हो, वटेवर। उस माइन की कैरिंग अमाउंट है 1,000 रुपए और उसमें एक प्रोविजन फॉर अबैंडनमेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ माइन के तौर पे रिकॉर्ड हुई हुई है। आप सबको मालूम है, इफ्रिक 1 का लेक्चर अगर आपने ले लिया हुआ है तो यू नो कि यार इसकी जब इनिशियली अगर कोई भी एसेट की डीकमिशनिंग होनी हो तो उसकी कॉस्ट में प्रोविजन ऐड हुई होती है। यहां पर भी वही हुआ है, ठीक है ना? दिस इज इजी, फाइन। कहता है द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन इज 500। सो जो प्रोविजन है, जो प्रोविजन है उसकी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट आ रही है 500 और जाहिर है वो लाइबिलिटीज में नजर आ रही होगी। ठीक है, कहता है द एंटिटी हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बाय द माइन at a price of 800 and the buyer will assume the obligation to restore। इसका मतलब समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि माइन जब आप बेचोगे, when you sell the mine, you will also sell the provision। समझ रहे हैं नहीं? यानी कि आपकी प्रोविजन भी जो है वो बायर को अब अदा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोविजन ना बेच रहे होते ना, सिर्फ माइन ही बेच रहे होते, तो हो सकता है बायर जो है वो उसके फॉर एग्जाम्पल 1300 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता। और चूंकि आप उसको अब प्रोविजन भी बेच रहे हो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 500 रुपए है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे कैरी हो रही होती है ना प्रोविजन, पता है ना आपको ये बात, लाइबिलिटीज में आ रही होती है। 500 रुपया उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो बायर फॉर एग्जाम्पल आपको 800 रुपये देने को तैयार हुआ है। कुछ समझ आइए कहानी? जब आप माइन को बेचोगे तो साथ ही प्रोविजन भी बिकेगी। ऐसी सूरतों में स्टैंडर्ड कहता है कि भाई जी ये जो प्रोविजन है इट इज पार्ट ऑफ द सीजीयू। सो व्हाट इज द सीजीयू? द सीजीयू इज ऑल एसेट्स ऑफ द माइन। माइन में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, रेलगाड़ी सी होती है बनी हुई, फिर वहां पे कुछ बिल्डिंग्स होंगी, वटेवर, बहुत से एसेट्स होंगे, कोई प्लांट लगा होगा, सब कुछ। ऑल एसेट्स ऑफ द माइन
एंड द प्रोविजन, ये सब मिलकर एक्चुअली सीजीयू बन रहा है। बात समझ आई? अच्छा आगे चलते हैं। कहता है द VIU वैल्यू इन यूज ऑफ द माइन इज 1200 एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेशन कॉस्ट, यानी कि इसमें से उसने रेस्टोरेशन कॉस्ट डिडक्ट नहीं की, नॉट डिडक्टेड। ऐसे ही है ना? कहता है आइडेंटिफाई द CGU एंड कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द CGU। तो सबसे पहले तो हमने CGU आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑल एसेट्स ऑफ द माइन एंड द प्रोविजन, ये मिलके CGU बनता है ना? नाउ व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द CGU? गौर से देखिएगा, आपको मजा आएगा देख के। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द CGU इज कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। माइनस किया मैंने, वाई? बिकॉज एसेट में से लाइबिलिटी ज़ाहिर है इनवर्स होती है ना एसेट्स का, तो एसेट में से क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी ऑफसेट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। समझ रहे? तो कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स उसने बताया सवाल में 1000 है, और कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी उसने बताया 500 है, तो वो माइनस हो जाएगी। तो नेट पे CGU की कैरिंग अमाउंट क्या बनेगी? 500। बात समझ आई? कहानी समझ आई? कितने मजे की बात है कि लाइबिलिटी अगर CGU का हिस्सा हो तो एक्चुअली वो CGU की कैरिंग अमाउंट बनाते हुए हम उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब बनाते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द CGU। सो फेयर वैल्यू लेस CTS ऑफ द CGU इज व्हाट? दिस इज 800। Why 800? Because the buyer said, I will buy your mine and I will buy your provision. I'll buy both. And I'll buy them both for how much? I'll buy them both for 800. ऐसे ही है, बोलिए, है ना? Excellent. अच्छा, what is VIU of the CGU? The VIU of the CGU is 1200 की माइन और उसके एसेट्स की VIU है। बोले हाँ या ना? लिखा हुआ है ना, माइन के अंदर जितने एसेट्स हैं उनकी VIU 1200 है, जबकि जो लाइबिलिटी है उसकी PV क्या है? लाइबिलिटी की PV क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। VIU इज प्रेजेंट वैल्यू ना? VIU इज व्हाट? इज प्रेजेंट वैल्यू। लाइबिलिटी तो कैरी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे होती है, पता है हमें। इफ्रिक 1 अगर आप मेरा लेक्चर्स ले चुके हैं तो आपको मालूम है। तो 700 रुपए इसकी VIU बनती है, जिससे हमें पता चला कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट बनती है 800 रुपए। यही पूछा था हमसे, उसने पूछा था कि आप बताइए CGU क्या है, वो हमने बता दिया। आप बताइए उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, वो बता दिया। और आप बताइए उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वो भी हमने बता दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमारे सामने आया कि CGU में सिर्फ एसेट्स शामिल नहीं हो सकते, रिलेटेड लाइबिलिटीज जो उसका इंटेग्रल हिस्सा हैं, जो उसके साथ बिकेंगी। क्या अर्ज की है मैंने? जो उसके साथ बिकेंगी। जब आप CGU बेचोगे तो उसके साथ बिकेंगी। आई होप आप सबकी उर्दू अच्छी है। वो भी CGU का हिस्सा होती है। ठीक है जी? आई होप आइडेंटिफाइंग अ CGU इज वेरी वेरी क्लियर टू अस। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जाने बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉर्पोरेट एसेट्स। CGU के अंदर ना कुछ कॉर्पोरेट एसेट भी हो सकते हैं जो CGU का हिस्सा होते हैं। नाउ कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है? कॉर्पोरेट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो दूसरों की खिदमत करते हैं,
they support other assets in generating cash flows. But cannot generate cash flows on their own. अपनी खुद की cash flows नहीं generate कर सकते. ठीक, याद रखिए गुडविल को कॉर्पोरेट एसेट से निकाला गया है, एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि गुडविल की नेचर भी ऐसी होती है, ठीक है ना, वो दूसरे एसेट्स को सपोर्ट करती है कैश फ्लो जनरेट करने में, बट गुडविल को एक अलग एसेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, कॉर्पोरेट एसेट्स का हिस्सा वो नहीं है. ठीक, अब कॉर्पोरेट एसेट्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे हेड ऑफिस की बिल्डिंग है. अब किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस की बिल्डिंग देखें तो काफी बड़ी सी होती है बिल्डिंग. एंग्रो की देख लें, जैज की देख लें, फौजी फर्टिलाइजर की देख लें, ठीक है ना, बड़े बड़े बैंक्स की देख लें कराची में. सो हेड ऑफिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. अब वो इटसेल्फ तो कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, वहां तो फैसले होते हैं कंपनी के ऑपरेशंस से रिलेटेड, ठीक है ना. हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कॉर्पोरेट एसेट्स होते हैं. इसी तरह डेटा सेंटर्स, जहां पे आपका कंपनी का सारा डेटा पड़ा होता है, ठीक है जी, वो भी कॉर्पोरेट एसेट्स होते हैं. इन देमसेल्व्स तो वो कोई इंफॉर्मेशन, बट उनको रखना बहुत जरूरी होता है. इसी तरह R&D सेंटर्स, जहां पे कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह हो रही होती है, इटसेल्फ तो वो कैश फ्लो जनरेट नहीं करते हैं, बट सपोर्ट करते हैं दूसरे एसेट्स को कैश फ्लो जनरेट करने में. तो ये तमाम जो हैं डेटा सेंटर्स, IT सेंटर्स, कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर्स एटसेट्रा, ये तमाम जो हैं ये कॉर्पोरेट एसेट्स हैं. ठीक है, अब हेड ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर फिक्सचर वगैरह पड़ा है वो भी कॉर्पोरेट एसेट है, ठीक है ना. इसके अंदर जो फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट एटसेट्रा लगा है इन बिल्डिंग्स के अंदर रिस्पेक्टिवली, वो भी कॉर्पोरेट एसेट है. ठीक, इनको कॉर्पोरेट एसेट का नाम इसलिए दिया जाता है कि ये कॉर्पोरेट कल्चर आने की वजह से ये एसेट्स बने हैं, वरना पुराने जमानों में बड़ी बड़ी हेड ऑफिस की बिल्डिंग्स आज से 500 साल 600 साल पहले तो नहीं होती थी ना, कारोबार तो तब भी हो रहे थे. ये जब कॉर्पोरेट कल्चर ने जन्म लिया पिछले 100-200 सालों में, तब से ये मामला शुरू हुआ, इसलिए इनको कॉर्पोरेट एसेट्स कहा जाता है. ठीक, कॉर्पोरेट एसेट्स के लिए बहुत सिंपल सी बात है जी कि कॉर्पोरेट एसेट्स हमेशा किसी ना किसी CGU में, रिलेटेड CGU में शामिल किए जाएंगे, एडेड टू रिलेटेड CGU एंड टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट. कभी भी ये खुद ये कभी भी जाहिर है इनकी इंडिविजुअली इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं हो सकती. मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर होगा आपको, बिकॉज ऑन देयर ओन तो ये कोई कैश फ्लोज, कोई वैल्यू इन यूज जनरेट नहीं कर रहे. ठीक, ये तो बड़ा आसान है. कंपनीज को ये हुक्म दिया गया है कि एक कॉर्पोरेट एसेट जितने भी CGU से रिलेट करता है वो उसको उसमें एलोकेट करेंगी और उनको इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेंगी. ठीक, कभी कभी ये एलोकेशन मुश्किल हो सकती है. समटाइम्स दिस एलोकेशन कुड बिकम अ बिट ट्रिकी. इसी ट्रिकी एलोकेशन की एक एग्जांपल आपको अपने नोट्स में मिलती है एज एग्जांपल 4, और आप अपने नोट्स देखोगे तो ये आपके पास पेज 96 पर नजर आ रही है. ठीक है, क्या कहती है ये एग्जांपल? ये कहती है कि एक कॉर्पोरेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है CGU A की 10 साल, CGU B, CGU C और कॉर्पोरेट एसेट, इन सब की 20-20 साल, 20-20 साल. ठीक है, जो कॉर्पोरेट एसेट है वो इन तीनों को रिलेट करता है. जो कॉर्पोरेट एसेट है आपका वो CGU A से भी रिलेट करता है, B से भी रिलेट करता है, C से भी रिलेट करता है, तीनों से रिलेट करता है. अब आप कहोगे यार ये कैसे इन तीनों से रिलेट करता है भाई,
कैसे हो सकता है कि एक ही कॉर्पोरेट एसेट 3 CGU से रिलेट करे? दुश्वारी हो सकती है आपको ये रियलिटी में सोचने में। इसकी बड़ी आसान मिसाल है, ये जो फौजी फर्टिलाइजर की बड़ी सी बिल्डिंग है पिंडी में, या जो बैंक्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कराची में, ये जो बड़ी सी हेड ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ये क्या बैंक्स के या इन कंपनीज के तमाम CGUs को सर्व नहीं करती, उनके डिसीजंस नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, 100% करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अब कंपनी के पास, कंपनी को ये कहा गया है बाय IS 36 कि आप एक परसेंटेज बनाएं, आप बताएं कि ये जो हेड ऑफिस बिल्डिंग है ये किस CGU की कितनी खिदमत कर रही है। फर्ज कीजिए ए की ये 10% कर रही है, मतलब 10% इसका इधर होना, एलोकेट होना चाहिए, 40% इधर एलोकेट होना चाहिए और 50% इधर एलोकेट होना चाहिए। ये कंपनीज की के लिए लाजमी है कि वो एक परसेंटेज बनाए। जब एक कॉर्पोरेट एसेट एक से ज्यादा CGU की खिदमत कर रहा है तो फिर परसेंटेज बनाएगी कंपनी। अच्छा, अगर कंपनी ये परसेंटेज नहीं बना सकती, फर्ज कीजिए कंपनी कहती है कि यार इट इज टू डिफिकल्ट, टू सब्जेक्टिव, हम परसेंटेज नहीं बना सकते, कैन नॉट डिटर्मिन, तो फिर क्या कहता है आपका IS 36? IS 36 कहता है आप प्रो रेटा कर लें, प्रो रेटा बेस्ड ऑन टू थिंग्स, बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ एंड कैरिंग अमाउंट। क्या कह रहा हूं? प्रो रेटा बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ एंड कैरिंग अमाउंट। अब इसका क्या मतलब है? वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कहती है कि जी हमारा जो CGU A है ना, इसने कितना अरसा जिंदा रहना है? CGU A ने बताएं कितना अरसा जिंदा रहना है एज पर द एग्जाम्पल? 10 years। CGU B ने जिंदा रहना है 20 years और CGU C ने जिंदा रहना है 20 years। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉर्पोरेट एसेट ने कितना अरसा जिंदा रहना है? व्हाट इज द लाइफ ऑफ द कॉर्पोरेट एसेट? इज 20 years। ओके, फाइन। अच्छा, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच CGU? ये इन CGU के तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट्स का सम है। मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया ना कि CGU की कैरिंग अमाउंट कैसे निकाली जाती है, तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को सम करके, लाइबिलिटीज को नेगेटिव और एसेट्स को पॉजिटिव सम करके। तो हर CGU की कैरिंग अमाउंट निकली हुई है 100, 150, 200। स्टैंडर्ड की ये मिसाल समझने से पहले या इस मिसाल को देखने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल सुन लें और फिर आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि यार ये मिसाल स्टैंडर्ड ने ऐसे क्यों दी है। फर्ज कीजिए आपके घर पे एक सर्वेंट है, दिस इज अ एग्जांपल। फर्ज कीजिए आपके घर पे एक सर्वेंट है और ये आप हैं, दिस इज यू, एंड दिस इज योर ब्रदर। ठीक है, आप और आपका भाई। ठीक, सर्वेंट जो है वो दोनों की खिदमत करता है 50-50%, यानी कि 1/2 ऑफ हिज टाइम is spent in serving you and the other half is spent in serving your brother। ठीक है जी। सर्वेंट जो है उसने आपके घर लगाए 10 साल। कितने कितने साल तक आपके घर वो काम करता रहा? 10 साल। बट हुआ उसमें कुछ ऐसे कि आप तो 10 साल तक घर ही रहे, मतलब आप तो पाकिस्तान में ही रहे, अपने शहर में ही रहे, बट आपके जो भाई हैं वो सिर्फ 5 साल रहे यहां पर, बाकी अरसा वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनकी कहीं जॉब हो गई, पढ़ाई के लिए चले गए, वटेवर। अब आप ये डिटरमिन कर रहे हैं, आप और आपका भाई बैठ के,
कि यार सर्वेंट ने जो टोटल आवर्स, टोटल काम हमारे घर किया है, उसमें से उसने मेरी खिदमत में कितना टाइम स्पेंड किया है और भाई की खिदमत में कितना टाइम स्पेंड किया है। बात समझ आ रही है? अब इसका जवाब आप 50-50 नहीं दे सकते। क्या ख्याल है? 50-50 नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि भाई साहब तो रहे ही 5 साल सिर्फ, आप तो पूरे 10 साल रहे। इसका सही जवाब होगा 75-25। हाँ या ना? क्योंकि भाई साहब जो 5 साल रहे उसमें 50% वो उनके साथ करता रहा काम। इसका मतलब वो टेक्निकली 2.5 साल भाई साहब की खिदमत करता रहा। 5 सालों का 50%। कुछ समझ आ रही है? तो टेक्निकली वो 2.5 साल भाई साहब की खिदमत करता रहा और 7.5 साल आपकी खिदमत करता रहा। हाँ या ना? कुछ समझ आई? इस लॉजिक पर देख रहे हो आप, इसमें लाइफ भी इन्वॉल्व है और इसमें कैरिंग अमाउंट भी इन्वॉल्व है। इस लॉजिक पर स्टैंडर्ड ने कहा कि यार चूंकि ये कॉर्पोरेट एसेट 20 साल तक खिदमत करता रहेगा, तो जो पहला एसेट है ना, इसको कम खिदमत मिलेगी क्योंकि इसकी तो जिंदगी सिर्फ 10 साल है। तो आप इसको 10 इंटू 100, 20 इंटू 150, 20 इंटू 200 जरा बनाइए। अमाउंट्स बनती हैं ये 1000, 3000, 4000। ये हैं इनके वेट्स जो स्टैंडर्ड ने कहा है इस की बेसिस पे आप वेट्स निकालेंगे। जो एलोकेशन होगी कॉर्पोरेट एसेट की, वो आप कैसे करेंगे? इन वेट्स का टोटल कर लेते हैं, ये बनता है 8000। तो एलोकेशन होगी 1000 डिवाइडेड बाय 8000, होता है 12.5%। समझ रहे? 1000 डिवाइडेड बाय 8000 इज व्हाट? 12.5%, है ना? 3000 डिवाइडेड बाय 8000 इज 37.5%, एंड 4000 डिवाइडेड बाय 8000 इज 50%। तो कॉर्पोरेट एसेट जो है उसकी जो भी कैरिंग अमाउंट है उसमें 12.5% एलोकेट हो जाएगा ए को, 37.5% एलोकेट हो जाएगा बी को, और 50% एलोकेट हो जाएगा सी को। ये जो निकाला गया है इसमें इनकी कैरिंग अमाउंट्स का वेट भी शामिल है, इनकी लाइफ का वेट भी शामिल है। बात समझ आ गई? आई होप आपको कॉर्पोरेट एसेट्स, दो बातें समझ आ गई। कॉर्पोरेट एसेट क्या होते हैं, उनको एलोकेट करने के लिए स्टैंडर्ड ने क्या कहा है। यहां देखें, स्टैंडर्ड कहता है बस एक परसेंटेज निकाल लो, उसमें उनको एलोकेट कर दो। अब मसला यह है कि आप कह रहे हैं कि नहीं 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 स्टैंडर्ड भाई, मुझे तो वो परसेंटेज पता ही नहीं है, मैंने तो बड़ी कोशिश की है बट मेरे से तो वो परसेंटेज नहीं निकली, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो 10, 40, 50 क्या है, आई डोंट नो, आई कुड नॉट डिटरमिन। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है अच्छा अगर आप नहीं कर सकते तो मैं रूल बताए देता हूं, आप प्रो रेटा कर लें बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ एंड कैरिंग अमाउंट। यहां पर आपने एक काम करना है, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और एक इंपॉर्टेंट चीज सोचिए। पहले तो इसको 2 मिनट के दौरान डिसाइफर कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए यहां पे पॉज करके, और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज सोचिए। ये सोचिए, व्हाट इफ, बल्कि मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, व्हाट इफ ये जो मेरा कॉर्पोरेट एसेट है इसकी लाइफ 10 ईयर्स होती, फिर क्या होता? सो पहले ब्रेक, 2 मिनट जो है पॉज करके सोचिए, इसको डाइजेस्ट कीजिए, फिर जरा इसके ऊपर सोचिए कि व्हाट इफ कॉर्पोरेट एसेट की अगर लाइफ 10 ईयर्स होती तो क्या होता? क्या इसी तरह वेट्स बनते या कुछ फर्क होता? सो आई होप कि आप सबने इसको देखा है पॉज करके और इस पे सोचा भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस पॉइंट का कि व्हाट वुड हैपन
if the corporate asset had a life of 10 years? इसका करेक्ट आंसर ये है कि हम फिर बी और सी की भी जो लाइफ है वो 10-10 ही रखते। बेशक वो 20-20 ईयर्स उनकी लाइफ है असल में तो, बट कॉर्पोरेट एसेट के एलोकेशन के परस्पेक्टिव से तो 10-10 ही रेलिवेंट है, बिकॉज उसके बाद तो कॉर्पोरेट एसेट जिंदा ही नहीं रहा, कॉर्पोरेट एसेट तो फोत हो गया। ऐसे ही है ना, कॉर्पोरेट एसेट तो खत्म हो गया उसके बाद। तो हम एलोकेशन के लिए जो लाइफ रखते वो बी और सी की भी 10-10 ईयर्स ही रखते अगर कॉर्पोरेट एसेट की जिंदगी 10 साल होती। यहां पर चूंकि कॉर्पोरेट एसेट की जिंदगी 20 साल है और उनमें से सीजीयूज में से एक सीजीयू कम जी रहा है, तो इसलिए हमने 10-20-20 रखी है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। ये ट्रिकी एलोकेशन एक बार एग्जाम में टेस्ट हो चुकी है, लेकिन वो इस लेवल पर आके टेस्ट नहीं हुई जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आइंदा आने वाले दिनों में इस लेवल पर भी आके टेस्ट हो सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की जाने बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने देख लिया कि यार सीजीयू क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। उसमें कॉर्पोरेट एसेट भी हो सकते हैं, उसमें लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। अभी तक ये देख लिया हमने। अब हमने देखना है कि कैसे इंपेयरमेंट लॉस को कंप्यूट करते हैं और एलोकेट करते हैं सीजीयूज में। फर्ज कीजिए इसके कवानीन को समझने के लिए आपके पास एक प्लांट है, मशीन है, गुडविल है और इन्वेंट्री है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल है। फर्ज कर लीजिए आपके पास एक सीजीयू के अंदर ये तमाम चीजें, ये तमाम एसेट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने इनकी कैरिंग अमाउंट बनाई, तो प्लांट की कैरिंग अमाउंट जो उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही है ऑब्वियसली एज पर इट्स स्टैंडर्ड, वो है फर्ज कीजिए 100। मशीन की है 150, गुडविल की है 50, इन्वेंट्री की है 50 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल की है फर्ज कर लीजिए 100। ठीक है जी, आपने सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट बनानी है। तो याद रखिए आप मुकम्मल सीजीयू, टोटल सीजीयू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी देखेंगे और टोटल सीजीयू की वीआईयू भी देखेंगे। बात समझ आ रही? टोटल सीजीयू की, उसमें तमाम एसेट शामिल करके टोटल सीजीयू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी देखेंगे और वीआईयू भी देखेंगे। अब इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि, या एकदम से ये नहीं सोचने बैठ जाना कि यार इसमें से तो 2 एसेट ऐसे हैं जो मेरे IS36 के स्कोप में ही नहीं है, इन्वेंट्री भी स्कोप में नहीं है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल भी स्कोप में नहीं है। हाँ या ना? ऐसे ही है ना? बोथ दीज एसेट्स आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ IS36। तो क्या मैं इन एसेट को शामिल करके रिकवरेबल अमाउंट बनाऊं? जवाब है हां, इन एसेट्स को शामिल करके रिकवरेबल अमाउंट बनाएं। आप टोटल सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट बनाएं, आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वीआईयू टोटल सीजीयू की कंप्यूट करें। कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। ओके, फर्ज कीजिए आपने कंप्यूट कर ली। फर्ज कीजिए आपने निकाला टोटल सीजीयू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आती है
पहले तो हम कैरिंग अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। इस सीजीयू की कैरिंग अमाउंट का टोटल करेंगे तो 250, 450 और 550 मिलियन बनती है जी, 550 मिलियन। ठीक है, फर्ज कीजिए टोटल सीजीयू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आती है आपके पास 400 मिलियन, और टोटल सीजीयू की वैल्यू इन यूज आपने बनाई वो आती है 420 मिलियन। अब ये कैसे बनी, किन रूल्स के मुताबिक बनी? उन्हीं रूल्स के मुताबिक बनी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं लास्ट लेक्चर में, विद रिगार्ड्स टू के जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी बनती है और वैल्यू इन यूज कैसे बनती है, राइट? जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं लास्ट लेक्चर में, उन्हीं रूल्स के मुताबिक बनी है। फेयर वैल्यू भी, कॉस्ट टू सेल भी, वैल्यू इन यूज भी, उसी तरह कैश फ्लोज बनाई गई होंगी, सब कुछ। देयर आर नो सेपरेट रूल्स फॉर सीजीयूज, याद रखिए, वही रूल्स है। ठीक है, सो ये कैरिंग अमाउंट मैं ठीक कर देता हूं, ये 450 बनता है द सम, राइट? और अकॉर्डिंगली मैं यहां भी रिवाइज कर रहा हूं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 300 एंड वैल्यू इन यूज 320। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? अब हम इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो कि बनती है 320, तो ऑब्वियसली इसमें इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है जी? इंपेयरमेंट लॉस आता है 130 का, ऐसे ही है, इंपेयरमेंट लॉस आता है 130 का। अब हम उस इंपेयरमेंट लॉस को करेंगे एलोकेट। क्या करेंगे? एलोकेट। बट एलोकेट करते हुए हम इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जीरो एलोकेट करेंगे। देखिए, जब रिकवरेबल अमाउंट बना रहे थे तो तब इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी शामिल किया या नहीं किया? किया। बट जब इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करने की बारी आई तो इन दोनों को जीरो एलोकेट किया। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ IAS 36, दे विल नॉट बी एलोकेटेड एनी इंपेयरमेंट लॉस। ठीक, परफेक्ट। फिर सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट होगा गुडविल को, जितना भी हो सकता है, क्योंकि टोटल इंपेयरमेंट लॉस 130 है, तो मैक्सिमम गुडविल को कितना एलोकेट हो सकता है? 50। जाहिर है गुडविल 50 से जीरो हो जाएगी, उससे ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस तो गुडविल को एलोकेट नहीं हो सकता ना। तो पहला पहला असूल क्या बना? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ टोटल सीजीयू, पहले ये बन गया। दूसरा, डू नॉट एलोकेट लॉस टू आउट ऑफ स्कोप आइटम्स। जो भी एसेट्स या इवन लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, कभी कभी लाइबिलिटीज तो सारी आउट ऑफ स्कोप है ना जी, लाइबिलिटीज तो जितनी भी हैं वो सारी आउट ऑफ स्कोप हैं IAS 36 के। कभी कभी गुड इसमें सीजीयू में लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। सो डू नॉट एलोकेट लॉस टू आउट ऑफ स्कोप आइटम्स, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा कानून, एलोकेट मैक्स लॉस टू गुडविल ऑन प्रायोरिटी, यानी कि सबसे पहले गुडविल को जितना लॉस एलोकेट कर सको कर दो। ठीक है जी। चौथा कानून, एलोकेट रिमेनिंग लॉस टू अदर एसेट्स प्रोरेटा। प्रोरेटा, प्रोरेटा से क्या मुराद है? प्रोरेटा से मुराद है उनका आपस में जो प्रोपोर्शन है। प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 100 और मशीन की कैरिंग अमाउंट है 150, ऐसे ही है? 100 150, बोलिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
अब अगर मैं रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस देखूं तो वो है 80। वो कितना है? 80, 80। तो फर्ज कर लीजिए मैंने अगर एलोकेट करना है तो मैं यूं करूंगा 80 इंटू 100 बाय 250, इन दोनों में आपस में प्रोरेट कर रहा हूं, और 80 इंटू 250 इंटू इंटू 150 बाय 250। समझ रहे? इसको बोलते हैं प्रोरेटा एलोकेट करना। तो 32 एक तरफ आ जाएगा और 48 दूसरी तरफ आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये भी आसान है, ये भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। फिर पांचवा रूल, डू नॉट टेक एनी एसेट टू लेस देन A its fair value less cost to sell, B its VIU, और VIU के साथ एक बात याद रखिए, इफ नोन, अगर मालूम हो तो, एंड C 0। याद रखें इनमें से कोई भी बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेज 96 पर आपके नोट्स में क्लियरली लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, सारे रूल सारे लिखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ यहां पे तो सिर्फ इसलिए तहरीर कर रहा हूं कि जब आप सुनते हैं तो फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं तो आपको हाँ पूरा पीस ज़हन में क्लियर हो जाता है। किसी भी एसिड को इंपेयर करके आप इन 3 से नीचे नहीं लेके जा सकते। किन 3 से नीचे? ए, उसकी अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमने बात की थी कि तमाम एसिड्स की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो हमें मालूम होती है ना इंडिविजुअली। दूसरा, उसकी अपनी वैल्यू इन यूज इफ नोन, ये नॉर्मली नोन नहीं होगी, नॉर्मली नहीं पता होगा। और तीसरा, जीरो, किसी भी एसिड को आप नेगेटिव नहीं कर सकते। अब हम इस रूल की जरा एप्लीकेशन देखते हैं। देखिएगा इस रूल की एप्लीकेशन कैसे हो रही है। फर्ज कर लीजिए हमने प्लांट और मशीनरी दोनों के लिए, प्लांट और मशीनरी दोनों के लिए कहा कि यार इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन की जाए, कि ये अगर आज मैं सेल कर दूं तो मुझे क्या रियलाइज करके देते हैं। पता ये चला कि प्लांट कैन रियलाइज 80 एंड मशीनरी कैन रियलाइज फॉर एग्जाम्पल 100, या इसको थोड़ा कम कर देते हैं 90। प्लांट कैन रियलाइज 80 एंड मशीनरी कैन रियलाइज 90। अब मैं ये देखूंगा कि जब मैंने ये इंपेयरमेंट एलोकेट की तो कहीं प्लांट 80 से नीचे तो नहीं चला गया। चेक कीजिए, क्या प्लांट 80 से नीचे चला गया? जवाब है यस। प्लांट तो रह गया बेचारा खाली 100 माइनस 32, 68 का। क्या ये मैंने ठीक कर दिया एज पर IS 36? नो, ये मैंने गलत कर दिया। इसका मतलब है प्लांट को जो मैं मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कर सकता हूं वो है 20। जो बाकी 12 है वो मुझे किसी और को एलोकेट करना पड़ेगा, यहां से 12 निकालना पड़ेगा। I would have to allocate it to somewhere else, some other asset। अच्छा, अब मशीनरी को ऑलरेडी 48 का इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हो चुका है या नहीं? हो चुका है, ठीक है। अब मैं 48 पहले उसको एलोकेट कर चुका हुआ हूं और 12 बाकी भी उतर के उसी के जिम्मे पड़ रहा है, ऐसा ही है।
तो मशीनरी को टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना बन जाएगा? 60। जब 60 एलोकेट होगा तो मशीनरी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 90 की, तो उसकी कैरिंग अमाउंट भी 90 बन जाएगी। इट इज फाइन, हम 60 एलोकेट कर सकते हैं मशीनरी को। फर्ज कीजिए अगर मशीनरी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती 95, क्या हम मशीनरी को 60 एलोकेट कर सकते थे? नो, नो, नहीं कर सकते थे। हम मशीनरी को मैक्सिमम एलोकेट कर सकते थे 55, एंड दैट्स इट। अब आप कहेंगे कि यार ये तो गलत नहीं हो गया? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट को एलोकेट करता हूं 20, मशीनरी को एलोकेट करता हूं 55 और गुडविल को एलोकेट करता हूं 50, तो मेरा गुडविल को तो ऑलरेडी 50 एलोकेट हुआ है ना, तो मेरा जो टोटल इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हो रहा है वो तो बनता है 125, जबकि मैंने तो इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करना है 130 का। ये पॉइंट समझ आया? इशू समझ आया? इशू क्या बन रहा है? स्टैंडर्ड कहता है कोई बात नहीं, सो बी इट। स्टैंडर्ड क्या कहता है? नो वरीज, नहीं हो रहा इंपेयरमेंट लॉस अगर पूरा, छोड़ दें, बाकी को छोड़ दें, बस 125 का ही रिकॉर्ड करें। कहानी समझ आई? ये रूल सुप्रीम है। यू कैन नॉट टेक एनी एसेट बिलो उसकी अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसकी अपनी VIU इफ नोन, और जीरो, तीनों से नीचे नहीं लेके जा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि यार 125 को 30 बनाने के लिए मैं गुडविल को और एलोकेट कर दूं। नहीं जी भाई, सॉरी, गुडविल 50 तो थी बेचारी, जीरो तो हो गई, ये खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं गुडविल को 55 एलोकेट कर दूं। नो, नेवर, यू कैन नॉट। ये रूल सुप्रीम है। समझ आ रही है सुप्रीम का मतलब? ये ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम से मुराद है कि इवन अगर इंपेयरमेंट लॉस पूरा नहीं भी हो रहा, कोई बात नहीं, लीव द रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस, जस्ट रिकॉर्ड 125। आई होप इस एग्जाम्पल से आपके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि हाउ वी एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस एंड व्हाट इज द रूल फॉर एलोकेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस। ये 5 स्टेप्स हैं। याद रखिए, फॉर्मेट्स और स्टेप्स एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपने इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करना है। सबसे पहले पूरे CGU की रिकवरेबल अमाउंट बनाएं। उसके बाद जो आउट ऑफ स्कोप एसेट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, आउट ऑफ स्कोप आइटम्स को एक्सक्लूड कर दें। फिर गुडविल को लॉस एलोकेट करें। फिर बाकियों को प्रो रेटा एलोकेट करें। फिर चेक लगाएं। इसको मैं बोलता हूं चेक लगाना, कि कहीं एसेट्स की अपनी इंडिविजुअल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से नीचे तो नहीं ले गया मैं। अगर ले गया तो उसको रोको, मत एलोकेट होने दो आप इतना इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एज वेल। रिमेनिंग लॉस जो रह गया है, याद रखिएगा सब लोग, 130 और 125 का जो फर्क है, जो 5 का लॉस रह गया है, वो रह गया है, वो नहीं रिकॉर्ड होगा। स्टैंडर्ड में खास पैराग्राफ है जो कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो बाकी 5 को, नहीं रिकॉर्ड करना। ठीक है? याद रखिए जी, इस रूल की डिटेल्ड टेस्टिंग हो चुकी है एग्जाम में, और वो एग्जाम क्वेश्चन इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है IS 36 का, उसमें हम करेंगे भी। इट्स अ रीसेंट क्वेश्चन इज वेल, वो सॉल्व करेंगे। डिटेल्ड टेस्टिंग इसकी एग्जाम में हो चुकी है। इस रूल की, इस पेज की, जो मैंने इस पेज पे लिखा है, उसकी डिटेल्ड टेस्टिंग हो चुकी है। हाउएवर एक चीज जो आज तक स्टिल टेस्ट नहीं हुई, वो उस सवाल में भी इवन टेस्ट नहीं हुई, वो ये वाली चीज है कि अगर कोई चीज, कोई इंपेयरमेंट लॉस बिल्कुल ही रह जाए, उस सवाल में ऐसा सिनेरियो नहीं बनता, उस सवाल में सारा इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो जाता है। ये चीज स्टिल टेस्ट हो सकती है कि अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस बिल्कुल ही रह जाए तो क्या उसको रहने देना है? स्टैंडर्ड कहता है हाँ रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है जी? ये फ्यूचर में ऑब्वियसली टेस्ट हो सकता है अब।
आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की जानिब बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ दुश्वारी है तो प्लीज यहाँ पॉज करके 2 मिनट जरूर देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यही कंप्यूटिंग एंड एलोकेटिंग इम्पेमेंट लॉस के ही सिलसिले में एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो आपके नोट्स पे पेज 96 पर आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पॉज कीजिए और सब लोग जाकर पेज 96 खोल लीजिए और वहां पर ये एग्जाम्पल एक दफा पढ़िए जी। सो आई होप कि आप सबने इस एग्जाम्पल को देखा है एक दफा। कहता है कि जी देयर आर 3 CGUs, ठीक है जी। CGUs के नाम है टूथपेस्ट, ब्रश और टायर्स। और 3 ही कॉरपोरेट एसेट्स भी हैं जिनके नाम है बिल्डिंग, फोन सिस्टम एंड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। बिल्डिंग और फोन सिस्टम जो हैं वो तमाम CGUs को सपोर्ट करते हैं, जबकि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ टूथपेस्ट और ब्रश यूनिट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। 31 दिसंबर 20x5 को ये वैल्यूज डिटरमिन की गई। कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट तमाम दी हुई हैं पूरे पूरे CGU की, ठीक है ना। पूरे पूरे CGU की कैरिंग अमाउंट्स दी हुई हैं और फिर कॉर्पोरेट एसेट्स की दी हुई हैं कैरिंग अमाउंट्स, और फिर रिकवरेबल अमाउंट पूरे पूरे CGU की, टोटल CGU की बना के दी हुई है। कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इम्पेमेंट टू बी एलोकेटेड टू द एंटिटीज एसेट्स, अज्यूमिंग दैट, पहले हम पार्ट ए देखेंगे, ये असम्पशन लेंगे क्या, corporate asset can be allocated to the relevant cash generating unit। कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट किया जा सकता है। अच्छा, the appropriate method for allocation is based on the carrying amount of the CGU's individual assets as a percentage of total assets, यानी कि प्रो रेटा बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट। तो पार्ट ए बेसिकली इसका यह कहता है कि प्रो रेटा बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट किया जाए तमाम CGUs को। पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। आप सबके सामने खुला होना चाहिए ये सवाल जब हम इसका सोल्यूशन शुरू करें जी। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए देख लेते हैं, पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा कि हमें CGUs के अंदर, CGUs की कैरिंग अमाउंट्स के अंदर तमाम एसेट्स को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CGU A की कैरिंग अमाउंट बनाना चाहता हूं, किसकी, CGU A की, या जो टूथपेस्ट है, जो पहला CGU है, उसकी कैरिंग अमाउंट बनाना चाहता हूं, तो जो उसके एसेट्स हैं उनकी कैरिंग अमाउंट क्या है, उसके एसेट्स की कैरिंग अमाउंट सवाल में दी हुई है 1000, करेक्ट। इसी तरह अगर मैं ब्रश वाले की बनाना चाहता हूं तो ब्रश वाले की कैरिंग अमाउंट दी हुई है 2000, और अगर मैं टायर वाले की बनाना चाहता हूं तो टायर्स वाले की दी हुई है 4000, ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स की। जरा देखिएगा, कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट होंगे बिल्डिंग, फोन, कंप्यूटर, यही है कॉर्पोरेट एसेट्स जो आपके सवाल में आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। बिल्डिंग के हवाले से कहता है कि वो तमाम CGU को सपोर्ट करती है। अगर आप सवाल की दूसरी लाइन देखेंगे तो लिखा है बिल्डिंग सपोर्ट्स ऑल CGUs। तो बिल्डिंग की जो कैरिंग अमाउंट है टोटल 700 की, वो प्रो रेटा एलोकेट हो जाएगी तमाम CGUs में। फिर क्या ख्याल है, CGUs की जो टोटल कैरिंग अमाउंट है वो 7000 है,
तो प्रो रेटा अगर एलोकेट करना हो तो ये बनेगी 100, 200, 400। क्या ख्याल है, बोले, है ना? अब यहां हमने सिंपल प्रो रेटा इसलिए लगाया है कि सवाल के अंदर लाइफ ऑफ सीजीयूज का कोई जिक्र नहीं है। क्या कोई जिक्र है लाइफ ऑफ सीजीयूज, लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स का? सवाल में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ कैरिंग अमाउंट का ही जिक्र है, तो हमने प्रो रेटा कर लिया। वही IS 36 के प्रिंसिपल्स लगा दिए। ठीक है जी। अच्छा, फोन के हवाले से भी सवाल के दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो तो, कि वो तमाम सीजीयूज को सपोर्ट करता है। लिखा हुआ है बिल्डिंग एंड फोन सपोर्ट ऑल सीजीयूज। तो इसको भी फिर प्रो रेटा कर देंगे, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 7000, 2000 डिवाइडेड बाय 7000, 4000 डिवाइडेड बाय 7000, ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? इसको भी प्रो रेटा कर देंगे। तो 1000 डिवाइड बाय 7000 करेंगे तो ये 50 बनेगा, ये 100 बनेगा, और ये 200 बनेगा। क्या ख्याल है? जबकि आखिरी वाला जो है, जो कंप्यूटर है, वो कहता है वो सिर्फ टूथपेस्ट को और ब्रश को सपोर्ट करता है, यानी कि टूथपेस्ट और ब्रश, इन दोनों को खाली। यानी कि इसमें इसकी वैल्यू आएगी 0 टायर्स में। तो जो इसकी कैरिंग अमाउंट है 1050 की, वो हम एलोकेट कर देते हैं टू टूथपेस्ट एंड टू ब्रश, प्रो रेटा। एक की वैल्यू 1000 है, एक की वैल्यू 2000 है, तो 1/3 जो है वो यहां आ जाएगा। क्या ख्याल है? और 2/3 जो है वो यहां आ जाएगा। तो ये बनेगा 350 और 700। तो अगर मैं टोटल कैरिंग अमाउंट बनाऊं, तमाम सीजीयूज में तमाम कॉरपोरेट एसेट डालकर, तो बनती है 1500 पहले की। क्या ख्याल है? 1000 जमा 100 जमा 50 जमा 350। दूसरे की बनती है 3000, और तीसरे की बनती है 4600। ये मैंने टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल सीजीयूज इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एसेट्स बना ली है। यहां पर इसको 1 मिनट पॉज कीजिए, इसको तसल्ली से एक बार देख लीजिए, कोई ऐसी मुश्किल चीज ये नहीं। चलें, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने ये देख लिया है। दिस इज रादर इजी एज वेल। अच्छा, अब अगर मैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट देखूं, जो कि दी हुई है सवाल में, बाय द वे, RA के नाम से रिकवरेबल अमाउंट, अगर आप देखें सवाल में दी हुई है RA के नाम से रिकवरेबल अमाउंट, तो वो पहले वाले सीजीयू की है 600, दूसरे की है 1500, और तीसरे की है 3200। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार कॉर्पोरेट एसेट के आगे रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी हुई, तो बेसिकली आपने अज्यूम ये करना है इस सवाल में कि ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का असूल ये है कि वो टोटल सीजीयू की निकालनी होती है, कंप्लीट सीजीयू के ऊपर वो निकाली जाती है, तमाम चीजें बीच में शामिल करके। ठीक है, तो आपने अज्यूम ये करना है कि ये इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स, तमाम चीजों की रिकवरेबल अमाउंट, बिकॉज इस सवाल में अदरवाइज तो कॉर्पोरेट एसेट्स की कोई सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट है ही नहीं, अगर आप सवाल देखोगे तो, है ना? यहां से आप बड़ी आसानी से इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप गौर करो, आप बड़ी आसानी से इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? कितना कितना इंपेयरमेंट लॉस निकलता है जी यहां से? टूथपेस्ट का कितना इंपेयरमेंट लॉस निकलता है? टूथपेस्ट का इंपेयरमेंट लॉस निकलता है जी 900। ब्रश का इंपेयरमेंट लॉस कितना निकलता है? ब्रश का इंपेयरमेंट लॉस निकलता है जी 1500। और टायर्स का कितना इंपेयरमेंट लॉस निकलता है? टायर्स का इंपेयरमेंट लॉस निकलता है 1400। ठीक है जी, टोटल इंपेयरमेंट लॉस निकलता है 3800, है ना?
अब इस इम्पेयरमेंट को कैसे एलोकेट करना है वो हम देख चुके हैं। प्रो रेटा बेसिस पे ये एलोकेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो पहला 900 है, जो पहला 900 है वो किस किस को एलोकेट करना है हमने? वो एलोकेट करना है इस 1000 को, देखते जाइए जहां मेरा कर्सर है, ये 1000, ये 100, ये 50, ये 350। हाँ या ना? ऐसा ही है, 1000, 100, 50 और 350, करेक्ट है ना? तो इन सब को प्रो रेटा एलोकेट हो जाएगा। मतलब 1000, 100, 50 और 350 में अगर मैं प्रो रेटा तोड़ना चाहूं तो बहुत आसान है। क्या ख्याल है? इसी तरह जो ये 1500 है, ये किस किस को एलोकेट हो जाएगा? इस 2000, 200, 100, 700 को प्रो रेटा। समझ रहे हैं ना? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम कैलकुलेशंस वो परफॉर्म करें जिससे हमें वाकई कोई फायदा भी हो, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और जो ये आखिरी 1400 है, ये किस किस को एलोकेट होगा? ये एलोकेट होगा इस 4400, इन सब को प्रो रेटा, है ना? क्या ख्याल है? सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। ये काफ़ी आसान है, ये कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट किए और फिर हमने इम्पेयरमेंट निकाल ली, और फिर इम्पेयरमेंट को एलोकेट जब करने की बारी आएगी प्रो रेटा, तो दैट इज क्वाइट इजी एज वेल। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पार्ट बी, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड का एक खास पैराग्राफ है जिसको समझाने जा रहा हूं मैं अब आपको पार्ट बी की मदद से। पार्ट ए तो आसान है, ठीक है। देयर इज अ स्पेसिफिक पैरा इन द स्टैंडर्ड जो पैरा 102 है एक्चुअली, जिसको अभी मैं समझाने जा रहा हूं आपको पार्ट बी की मदद से। वो कहता है द कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड टू द रेलेवेंट सीजीयू। कॉर्पोरेट एसेट्स को मैं एलोकेट ही नहीं कर सकता, मतलब ना कैरिंग अमाउंट की बेसिस लगा सकता हूं, मैं कोई बेसिस लगा ही नहीं सकता। समझ आ रही है? अगर यूं हो जाए तो फिर क्या करते हैं? अगर यूं हो तो हम 2 सेशंस में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे, 2 सेशंस में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे। देखिएगा कैसे। पहला सेशन होगा जिसमें सिर्फ सीजीयूज की कैरिंग अमाउंट कॉर्पोरेट एसेट के अलावा लिखी जाएगी। टूथब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश और टायर, कैरिंग अमाउंट्स इनकी सवाल में दी हुई 1000, 2000 और 4000। रिकवरेबल अमाउंट्स इनकी सवाल में दी हुई थी 600, 1500 और 3200। तो पहले इन सब को इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हो जाएगा। मैं इसको कह रहा हूं फर्स्ट सेशन, ठीक है। 400, 500 और 1200, ये इंपेयरमेंट लॉस, 1200 नहीं 800, सॉरी 800, ये इन सब को इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हो जाएगा। बात समझ आ गई? टोटल इंपेयरमेंट लॉस बना 900 और 1800, 1700 का। बात समझ आ गई? 1700 का इंपेयरमेंट लॉस बना, एलोकेट हो गया। अब एक सेकंड सेशन ऑफ इंपेयरमेंट
स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें इन तमाम सीजीयूज को ऐड किया जाएगा। टूथपेस्ट प्लस ब्रश प्लस टायर, और देखा जाएगा कि यार जो भी कॉर्पोरेट एसेट है वो किन किन सीजीयूज को सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कॉर्पोरेट एसेट है जिसका नाम है कंप्यूटर, वो सर्व करता है, सॉरी, वो सर्व करता है टूथपेस्ट एंड ब्रश को। कंप्यूटर किन को सर्व करता है? कंप्यूटर किसको सर्व करता है? टूथपेस्ट एंड ब्रश को, यही लिखा हुआ है ना सवाल में। और जो हमारे बाकी दोनों कॉर्पोरेट एसेट्स हैं उनके बारे में लिखा है बिल्डिंग और फॉन, वो तीनों को सर्व करते हैं, हाँ या ना? अब क्या किया जाएगा, गौर से देखिएगा। लिखा जाएगा टूथपेस्ट प्लस ब्रश प्लस कंप्यूटर। इन तीनों की कैरिंग अमाउंट मिला के क्या बनती है, बताइए? इन तीनों की कैरिंग अमाउंट मिला के क्या बनती है? गौर से देखिएगा। टूथपेस्ट और ब्रश की कैरिंग अमाउंट है अब 600 और 500, हाँ या ना? टूथपेस्ट और ब्रश की अब कैरिंग अमाउंट कितनी कितनी है? 600 और 500, बिकॉज वो तो एक दफा इंपेयर हो चुके। और कंप्यूटर की कैरिंग अमाउंट है, कंप्यूटर की कैरिंग अमाउंट है जो सवाल में दी हुई है 1050। तो ये बनेगी 600, 500 और 1050। जवाब आता है 2150। ऐसे ही है। rather the second one is 1500, not 500, it's 1500 brush, right? तो जवाब आता है 3150। ये हो गई जी इनकी कैरिंग अमाउंट। अब इनकी रिकवरेबल अमाउंट क्या बनती है वो भी ऐड कर लेंगे हम। टूथपेस्ट की रिकवरेबल अमाउंट है 600, ब्रश की रिकवरेबल अमाउंट है 1500, और कंप्यूटर की कोई रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी हुई। तो ये क्या बन जाएगी? 2100। ऐसा है या नहीं? यहां पर दोबारा से एक इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। 3150 माइनस 2100 इज इक्वल टू 1050। समझ रहे हैं? तीन चीजों को ऐड किया गया है, टूथपेस्ट, ब्रश और कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इन दोनों को सर्व करता था। सिर्फ इन तीनों को ऐड किया गया है, इन तीनों की कैरिंग अमाउंट बनाई गई है, रिकवरेबल अमाउंट बनाई गई है। टूथपेस्ट की कैरिंग अमाउंट 600, ब्रश की 1500, कंप्यूटर की 1050। देख लें 1050 लिखी हुई है सवाल के अंदर। टूथपेस्ट की रिकवरेबल अमाउंट 600, इसकी 1500, और कंप्यूटर की रिकवरेबल अमाउंट कोई नहीं दी हुई, जीरो दी हुई है। तो टोटल कैरिंग अमाउंट और टोटल रिकवरेबल अमाउंट को अगर कंपेयर किया जाए तो यह बनता है 1050। बात समझ आ रही है?
अब ये जो इंपेयरमेंट लॉस आया ना इस सेकंड सेशन में, इसको एलोकेट किया जाएगा सिर्फ उन्हीं को जिनकी बेसिस पे ये इंपेयरमेंट लॉस आया है। यानी कि इसको किस किस को एलोकेट किया जाएगा, इस 10-50 को, टू ऑल दीज थ्री, 600, 1500 एंड 10-50। बात समझ रहे हैं? जरा क्विकली बनाइए, हाउ मच विल बी एलोकेटेड टू टूथपेस्ट, हाउ मच टू ब्रश एंड हाउ मच टू कंप्यूटर। यहां जरा इसको पॉज कीजिए और जरा क्विकली इसकी प्रो रेटा एलोकेशन बनाइए जी। सो इसकी प्रो रेटा एलोकेशन के लिए यू मस्ट नो कि टूथपेस्ट फॉर एग्जांपल चूंकि 600 है इसकी कैरिंग अमाउंट और टोटल कैरिंग अमाउंट 3150 है और टोटल इंपेयरमेंट लॉस 1050 है, तो इसकी एलोकेशन बनेगी 200। इसी तरह ब्रश के लिए फॉर एग्जांपल चूंकि इसकी टोटल वैल्यू या कैरिंग अमाउंट 1500 है और सबकी इकट्ठी अगर कैरिंग अमाउंट देखी जाए तो 3150 है और 1050 की इंपेयरमेंट है, तो इसकी इंपेयरमेंट बनती है 500। और इसी तरह कंप्यूटर की इंपेयरमेंट जो एलोकेट होती है उसे वो बनती है 300। राइट, सो 200, 500 और 350 ये इंपेयरमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली जो तीनों को एलोकेट होंगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये करने के बाद एक चेक लगाना पड़ेगा जी हम सबको। चेक क्या लगाना पड़ेगा कि ये जो इंपेयरमेंट सबको एलोकेट हो रही हैं, ये जो इंपेयरमेंट सबको एलोकेट हो रही है, इसकी वजह से कहीं ये अपनी इंडिविजुअल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कहीं इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज इफ नोन, या तीसरा जीरो से नीचे तो नहीं आ रहे। बात समझ रहे हैं नहीं? इस सीजीयू के अंदर एसेट्स होंगे ना सारे, जिनका डेटा इस सवाल में दिया हुआ नहीं है बाय द वे, बट हमें यह देखना पड़ेगा कि ये करने के बाद अपनी इंडिविजुअल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, VIU या जीरो से नीचे तो नहीं आ रहे। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो सारी की सारी इंपेयरमेंट किसको एलोकेट हो जाएगी बताइए जी? सारी की सारी इंपेयरमेंट किसको एलोकेट हो जाएगी? कंप्यूटर प्लेटफॉर्म को। अगर ऐसा हो रहा होगा, अगेन इस सवाल में डेटा क्लियर नहीं है कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, डेटा क्लियर नहीं है, बट अगर ऐसा हो रहा होगा तो सारी की सारी इंपेयरमेंट किसको एलोकेट हो जाएगी? कंप्यूटर प्लेटफॉर्म को। बात समझ आ रही है? ये एक्चुअली स्टैंडर्ड का जो पैरा 102 है वहां लिखा हुआ है। और अभी भी बाय द वे इंपेयरमेंट खत्म नहीं हुई, 2 सेशन हो गए हैं, सेशन 1 सेशन 2, अभी भी इंपेयरमेंट का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब आएगा एक सेशन 3, देखिएगा। इस सेशन 3 में तमाम सीजीयूज और तमाम कॉर्पोरेट एसेट्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा। सेशन 3 तमाम सीजीयूज और तमाम कॉर्पोरेट एसेट्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा, यानी कि टूथपेस्ट, ब्रश और कंप्यूटर, जो कि सेशन 2 में थे ना, सेशन 2 में, जिनकी कलेक्टिवली कैरिंग अमाउंट अब रह गई है, अगर हम देखें तो कलेक्टिवली उनकी कैरिंग अमाउंट क्या रह गई है जी सेशन 2 के बाद? 2100 है ना। वो इंपेयरमेंट जिसको भी एलोकेट हुई है, बट रह कितनी गई है?
2100। अब इसमें ऐड किए जाएंगे बाकी जो कि हैं टायर्स, बिल्डिंग और फोन। टायर्स की अगर आप कैरिंग अमाउंट देखें तो वो रह गई थी 3200 इस इंपेयरमेंट के राउंड के बाद, पिछले इंपेयरमेंट के राउंड के बाद, है ना। बिल्डिंग की अगर हम कैरिंग अमाउंट देखें जो सवाल में दी हुई है वो है 700 और ये है 350, करेक्ट। तो ये टोटल कैरिंग अमाउंट बनी 1050, 3200, 4250 और 6350, है ना। इसकी टोटल रिकवरेबल अमाउंट बनेगी 600 जमा 1500 जमा 3200। सारी चीजों की जितनी रिकवरेबल अमाउंट्स दी हुई है सारी ऐड कर ली मैंने। ये बनेगी 5300, करेक्ट। और इम्पेमेंट लॉस बनेगा 1050 का। अब अगेन ये इम्पेयरमेंट लॉस कैसे एलोकेट होगा? ये इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट होगा टू दीज कंपोनेंट्स प्रोरेटा 2100, 3200 और इस 2100 के अंदर भी जो स्प्लिट होगा इनका उसके हिसाब से 700 और 350 को। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड कहता है अगर तो आप कॉर्पोरेट एसेट्स को आराम से एलोकेट कर लेते हैं टू ऑल योर सीजीयूज, फिर तो आप वन सेशन के अंदर ही तमाम इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पार्ट ए में किया, आपकी जिंदगी आसान है, थी ना पार्ट ए में आसान, प्रोरेटा एलोकेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बट अगर लिखा हुआ है पैरा 102 में आप नहीं कर पाते ये चीज, तो फिर आपको सेशंस बनाने पड़ेंगे। पहले सेशन में ओनली सीजीयूज आएंगे, दैट्स इट। फिर ग्रुप ऑफ सीजीयूज जिनको कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट हो सकता है, जैसे कि 2 सीजीयूज थे जिनको एक कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट हो सकता था, है ना। और फिर ऑल सीजीयूज प्लस कॉर्पोरेट एसेट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इकट्ठी इंपेयरमेंट टेस्टिंग। तो अगर आप कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट ना कर पाए टू योर सीजीयूज, फिर आपकी इंपेयरमेंट बहुत लंबी है, फिर आपको 3 सेशन लगाने पड़ेंगे इंपेयरमेंट्स के। ये बात समझ आई? इसीलिए आपके एग्जाम क्वेश्चंस में जनरली आपको एलोकेट करके दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि यार इस बेसिस पे एलोकेट हो सकते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में ना किया जा सकता हो देन आपको ये 3 सेशंस बनाने पड़ेंगे। एंड डिफिकल्ट तो नहीं होगा ये, बिकॉज रूल वही है, किसी भी इंडिविजुअल एसेट को उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से नीचे नहीं लेके जाना और वो वाली सारी चीजें, रूल वही है, बट लेंथी हो जाएगा काफी है। यहां पर 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इसको डाइजेस्ट कीजिए प्लीज। ऑलराइट जी, आई होप आपने ये देख लिया, इसको समझ लिया। एक चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि ये जो कानून है
कि जी किसी भी एसेट को उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से नीचे नहीं लेके जा सकते, VIU इफ नोन से नीचे नहीं लेके जा सकते, जीरो से नीचे नहीं लेके जा सकते। इट अप्लाइज टू ऑल, इट अप्लाइज टू ऑल इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स। ठीक है, इट ऑल्सो अप्लाइज टू कॉर्पोरेट एसेट्स इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड हम एक्चुअली ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। वी विल सी एन एग्जाम क्वेश्चन जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, हम एक ऐसा एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर कॉर्पोरेट एसेट्स को भी ये रूल अप्लाई हो रहा होगा, और ये होता है इन प्रैक्टिस भी होता है। ठीक है, IAS 36 में लिखा हुआ है। सो आई होप कि आपको ये असूल भी क्लियरली समझ आ गया। अब आज का या इस क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है वो एसेट्स जो किसी CGU के अंदर इंडिविजुअली इंपेयर्ड होते हैं। इस पे भी IAS 36 में एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है जो इसके ऊपर रोशनी डालता है। वो कहता है अगर कोई एसेट स्पेसिफिकली इंडिविजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, और आपको मालूम है कि उसके अंदर कोई डैमेज है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके साथ दो काम कर सकते हो। या तो आप उसके साथ ये करो कि आप उसे CGU से निकाल दो, टेक इट आउट ऑफ CGU। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं, आपका एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है, ये है बड़ा सा प्लांट है, उसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, प्लांट लगा हुआ है, ये बिल्डिंग है, फिर कुछ व्हीकल्स खड़ी हुई हैं उसके अंदर। ठीक है ना, बहुत बड़ी सी आपका एक CGU है। उसी CGU के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर सामान जो है वो चल के आगे को जाता है। अब ये कन्वेयर बेल्ट जो है, इट कॉट फायर, इसको आग लग गई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ये हुआ कि ये डैमेज हो गई। अब ये इंडिविजुअली इंपेयर्ड की डेफिनेशन फुलफिल करती है। बात समझ आ रही है? इट कॉट फायर, इट कॉट डैमेज्ड, तो ये क्या हो गई, ये हो गई इंडिविजुअली इंपेयर्ड ये बेल्ट। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो ये कि आप उस बेल्ट को निकालो, उसको रिप्लेस कर दो, यू टेक इट आउट ऑफ द CGU, यू रिप्लेस इट। क्या ख्याल है? मैनेजमेंट ये कर सकती है ना, नई बेल्ट उसकी जगह लगा दे, आमतौर पे यही होगा। या दूसरा ये है कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी खराब है, कीप इट विद इन द CGU, कीप यूजिंग इट। बात समझ आ रही है? होता है ना अक्सर, गाड़ी में बैटरी थोड़ी खराब भी होती है, हम कहते हैं यार गुजारा चल रहा है, चलने दो, कोई नहीं, मैं नहीं खर्चा कर रहा, बिकॉज द होल कार एज अ मशीन इज रनिंग, इट्स फाइन। तो ये हमारी एग्जांपल 6 है, एक छोटी सी, पेज 97 के ऊपर, जो इसी मामले पे रोशनी डालती है और हमें सिखाती है कि ऐसे एसेट्स के साथ क्या करना है। कहता है अ मशीन हैज सफर्ड फिजिकल डैमेज, उसको नुकसान पहुंचा है, उसकी अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 50,000 और उसकी अपनी कैरिंग अमाउंट है 70,000। CGU जिसका मशीन हिस्सा है, उसकी कैरिंग अमाउंट है 5 लाख और उसकी रिकवरेबल अमाउंट है 8 लाख। आप बताएं कि क्या इंपेयरमेंट होगी, डिटरमिन इंपेयरमेंट इफ एनी, assuming management wishes to replace the machine। मैनेजमेंट मशीन को रिप्लेस करना चाहती है, इट वांट्स टू टेक इट आउट ऑफ द CGU। क्या होगा जी आपके ख्याल में? क्या मशीन को इंपेयर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, एब्सोल्युटली किया जाएगा। एंट्री की जाएगी PNL टू मशीन टू PP, और पता जर्नल कितने से किया जाएगा? 20,000 रुपए से। क्यों?
क्यों? इसलिए कि भाई मशीन की कैरिंग अमाउंट है 70,000। मशीन अब आपने बेचनी है, जाहिर है अब तो आपने निकाल ली है, अब तो वो यूज नहीं हो रही। उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट बनती है, वो है 50,000। क्या ख्याल है? तो आ गया ना 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस। बोलिए, आसान है ना ये बात। अब जो भी नई मशीन आएगी वो अब सीजीयू का हिस्सा बन जाएगी। अब सीजीयू का हिस्सा कौन बनेगा? पुरानी मशीन नहीं, वो सीजीयू से निकल आई है, वो इंपेयर हो गई है, वो बाहर हो गई है सीजीयू से। अब पुरानी मशीन नहीं लिखी जाएगी सीजीयू के एसेट्स में, नई मशीन जो आएगी वो लिखी जाएगी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, व्हाट इफ मैनेजमेंट डजंट विश टू रिप्लेस द मशीन? देन क्या होगा? देन नो इंपेयरमेंट। व्हाई एम आई सेइंग नो इंपेयरमेंट? हालांकि मशीन की अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो कम है। इंपेयरमेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये सीजीयू का हिस्सा है, और सीजीयू की कैरिंग अमाउंट जरा चेक करो, क्या है? 5 लाख। और सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट जरा आप चेक करो, वो क्या है? 8 लाख। तो क्या सीजीयू इंपेयर्ड है? इज द सीजीयू इंपेयर्ड? नो। अब चूंकि मशीन सीजीयू का हिस्सा है, तो कैन द मशीन बी इंपेयर्ड? कैन एनी लॉस बी चार्ज टू मशीन? नो, नॉट एट ऑल। बात समझे? है ना मजेदार बात, है ना खूबसूरत बात? बड़े मजे मजे का क्लोजिंग नोट है इस लेक्चर का, कि अगर मशीन आपने सीजीयू से बाहर निकालनी हो, रिप्लेस करनी हो, फिर तो आप उसको इंपेयर कर लें, ठीक है ना, और इंडिविजुअली इंपेयर करें उसे, फिर जैसे इंडिविजुअल एसेट को इंपेयर करते हैं। लेकिन अगर मशीन आपने यूज करनी है तो फिर इंपेयर इट एज पार्ट ऑफ सीजीयू, एज पार्ट ऑफ सीजीयू। बात समझ आ रही है? इंपेयर इट एज पार्ट ऑफ सीजीयू। अगर सीजीयू इंपेयर हो रहा है तो यह मशीन इंपेयर होगी, अगर इंपेयर नहीं हो रहा तो नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? एक आखिरी बात बताता हूं और फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। वो ये कि अगर सीजीयू इंपेयर हो रहा है तो इंपेयरमेंट लॉस इज फर्स्ट एलोकेटेड टू दिस मशीन। ये लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ये एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है IS 36 का, जो कहता है कि अगर कोई एसिड खास तौर पे डैमेज हुआ है, नजर आ रहा है सीजीयू के अंदर कि ये डैमेज्ड है, कोई डैमेज्ड एसिड है, तो इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करते हुए इवन गुडविल से भी पहले उस एसेट को एलोकेट किया जाता है इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस इज फर्स्ट एलोकेटेड टू दैट एसेट, ठीक है? बट इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब होगा जब सीजीयू इंपेयर हुआ होगा। अगर सीजीयू इंपेयर ही नहीं हुआ, फिर इस मशीन को कोई इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट इज डैमेज्ड। बैटरियां पुरानी है बट गाड़ी तो चल रही है ना, कोई बात नहीं, ठीक है जी? ये बात समझ आ गई कि अगर सीजीयू इंपेयर है तो सबसे पहले, इवन गुडविल से भी पहले, इस एसेट को लॉस एलोकेट करें, ठीक है जी? लिखा हुआ है आपके नोट्स में भी, मैंने इसी सीक्वेंस के अंदर तहरीर किया हुआ है इसको। ऑलराइट, वेरी गुड, वी आर डन विद दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपका IS 36 कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर लेने से पहले आपने सिर्फ इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज करना है और प्रिपेयर करना है। तो एक चीज आपने जहन में रखनी है, एग्जाम में ये जो स्पेसिफिक पैरा है, ये इंडिविजुअली इंपेयर्ड एसेट वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जहन में रखना। ये तब अप्लाई करना है जब बताया हो कि यार ये एसेट डैमेज्ड है। क्या है?
ये एसेट इंडिविजुअली डैमेज्ड है, इसको कोई नुकसान पहुंचा हुआ है, पूरे सीजीयू के अंदर कोई एसेट, सर्टेन एसेट डैमेज्ड है, माल फंक्शनिंग है, इम्प्रॉपरली वर्किंग है, इस किस्म का कोई अल्फाज इस्तेमाल हो, तब ये स्पेसिफिक पैराग्राफ और ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के दो में से एक काम कर सकते हैं, या टेक आउट ऑफ सीजीयू या कीप इट विद इन द सीजीयू। ये वाला काम आप तब अप्लाई करेंगे और ये वाली सारी रिक्वायरमेंट्स आप तब अप्लाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भी याद रखिए कि ये जो मशीन है, ये पार्ट ए में हमने इसे अभी किया है इंपेयर, कल को जब ये सेल हो जाएगी तो उसकी सेल की एंट्री अलग से डालेंगे, जाहिर है, बैंक टू मशीन, बैंक टू पीपी, वो 50,000 की बिकेगी जब, तो वो एंट्री अलग से डालेंगे, राइट। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी तो खाली हमने इसको इंपेयर किया है, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लाए हैं, कल को जब ये सेल होगी वो एंट्री अलग से डाल लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।